नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, गुजराती का रिव्यू मुझे मिक्स मिला। ठीक है, कुछ लोगों का अच्छा गया, कुछ लोगों का ठीक ठीक गया। वैसे भी इंग्लिश मीडियम वालों को गुजराती में थोड़ी सी तकलीफ तो हो ही जाती है, तो खैर कोई बात नहीं। बस ठीक है, अपना एवरेज मार्क्स भी आ जाए, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें टेंशन लेनी है साइंस की। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मॉर्निंग में वीडियो दे दिया था, जहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया था कैसे करना है, तो आई होप आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड एज आई टोल्ड कि मैं पार्ट 1 प्रोवाइड हो चुका है, पार्ट 2 तो भी पार्ट 2 की मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं आपको भी प्रोवाइड करने जा रही हूँ इस पार्ट 2 को। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बेटा। एंड चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 के अंदर किस किस टाइप के अपन क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, कई बार ना, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, वॉकिंग क्या है जो हम करना चाहते हैं। अगर मुझे चलना है तो मैं वॉकिंग करूँगी। तो कई बार ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं वॉलंटरी फंक्शंस। ठीक है, अगर आपको इनकेस ऐसा आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री फंक्शंस, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, मतलब खुद ही हो जाता है ना, हम इतना सोच के नहीं करते। ठीक है, बिकॉज से सडन हमारा रिस्पॉन्ड होता है। तो वॉलेंट्री फंक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, अगर वो आता है ना तो भी आप इसको लिख सकते हो। इन्होंने सिर्फ वॉकिंग दिया हुआ है, कल को रनिंग भी देते हैं कुछ भी, तो वो वॉलेंट्री फंक्शंस पे ध्यान देना, जो हम, ठीक है, जो हमारी मर्जी से काम होते हैं उसको हम वॉलेंट्री फंक्शंस बोलते हैं। तो खैर अभी तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स एक्शंस और वॉकिंग का, तो बस हमें वॉकिंग की जगह वॉलेंट्री एक्शन के हिसाब से आप थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेना आंसर को। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। ठीक है, हमारे आसपास क्या, हमारे क्या घटना घटित होती है, ठीक है, उसके वजह से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, जैसे मैंने कहा ना, ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, अगर मुझे सुई चुभ रही है तो मेरा हाथ फटाफट से दूर हो जाएगा, है ना, तो अपने आप हो जाएगा। कोई आ रहा है तो फटाफट से मेरी नज़र वहाँ चली जाएगी, ठीक है, अपने आप चली जाएगी, इंटेंशनली नहीं करते हैं हम लोग। तो ऑटोमेटिकली होता है और कॉन्शियस कंट्रोल इसमें नहीं होता, मतलब ब्रेन का कंट्रोल इसमें नहीं होता है। ठीक है, जबकि वॉकिंग क्या है बेटा, वॉलेंट्री एक्शन है, और ये कॉन्शियसली, मतलब मेरा मन किया तो मैं चलूँगी। ठीक है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, वो भी मेरे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है वो डिसीजन मेकिंग आता है। मैंने कहा मेरा मन करेगा मैं चलूँगी, मुझे कहीं जाना होगा तो मैं जाऊँगी ना, तो मैं डिसीजन मेकिंग का है, तो ये पूरा प्लान्ड होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है और उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जबकि वॉकिंग जो है वो कंट्रोल होता है बाय द मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन, या आप ब्रेन भी डायरेक्ट लिख दो, मोटर एरिया थोड़ा सा ऐसे सोचने में तकलीफ हो तो। ठीक है, और ये सारे प्लान्ड मूवमेंट्स होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के। ठीक है, मतलब इम्पैक्ट आया, रिएक्शन आया, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो जैसे ही एक्शन आया रिएक्शन सामने से आ गया अपने को। जबकि वॉकिंग जो है उसको एक कोई भी ऐसे स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिज़ायर या इंटेंट टू मूव, अरे मम्मी कितना ही बोल दे उठ उठ उठ, हम उठेंगे ही नहीं जब तक हमारा मन नहीं करता। ठीक है, हाँ, चप्पल पर पड़ जाए तो फिर उठना पड़ता है। ठीक है, तो चप्पल पर देखो, अब जब चप्पल पड़ती है ऐसे और जब उठते हैं ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि फटाफट से उठ जाते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, कोई सोच समझ के नहीं होता है। ठीक है, ये वॉलेंट्री खैर ऊपर जैसा ही है, तो आप ये 3 स्टेटमेंट्स को ही कर लीजिए, तो फिर सेम फर्स्ट जैसा ही गलती से टाइप हो गया। नेक्स्ट 31st, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेट अकर इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेट कैसे होता है वो बताना है, मतलब केमिकल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स के अंदर। अगर आपसे ये पूछते हैं कि सिर्फ हमें एग्जाम्पल दो प्लांट हार्मोन का जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, नीचे एक आंसर का हिस्सा है इसमें। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन जो दिए ना बेटा, वो दिए हैं कि लॉन्ग भी हैं शॉर्ट भी हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी लगे ना कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन निकल सकता है 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, तो मैंने और करके वैसे भी दिए हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में जो होता है वो प्लांट हार्मोन्स की मदद से होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स ज़्यादा याद करो।
और प्लांट्स की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो यही हार्मोन्स देखते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखो रिस्पॉन्ड किस बेसिस पे करेंगे ना, वो भी देखना है ना। तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल स्टिमुली, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इस तरीके से आता है। टच हो गया, नहीं इसमें टच नहीं आएगा, ठीक है, इसमें लाइट और टेम्परेचर रहेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीन, अभी एग्जांपल ध्यान दें, जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। अब ना यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफाई किया है कि जो ग्रोथ को प्रमोट करे वही बताओ। तो देखो एक ऑक्सीन है जो ग्रोथ देता है प्लांट को, ठीक है। साइटोकिनिन है जो ग्रोथ देता है सेल डिवीजन को, अगेन सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ होगा ना, ठीक है। और गिबरलिन है जो ग्रोथ देता है स्टेम को, ठीक है। स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो बड़े होते जाते हैं ना, ठीक है, तो वो गिबरलिन से आता है, ओके। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिटिंग होता है, मतलब कि वो ग्रोथ को रोकता है। अगर आपसे इनहिबिटिंग वाला पूछते हैं तो एब्सिसिक एसिड आएगा। इथाइलिन जो होता है ये फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कच्चे आम और पक्के आम, तो कच्चे आम को पक्के बनाने में इथाइलिन का काम होता है। थोड़ा बहुत गिबरलिन का भी होता है, बट ज़्यादा एक्चुअली इथाइलिन का होता है, गिबरलिन का इतना नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आई, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, ये जो मैंने आपको दिया क्वेश्चन, अब इसमें ना एक आपका लॉन्ग तो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एग्जाम्पल भी निकल गया। हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना बोले कि प्लांट हार्मोन्स कौन से, उनके फंक्शन बताओ, ओके, राइट द प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, बात खत्म। तो ये पूरा जो एग्जाम्पल वाला सेशन है ना, ये वाला, ये आपका जो है वो आंसर बन जाएगा उसके अंदर, है ना। बात आई समझ में। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि ऐसा कुछ भी आता है ना तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। आपको क्लियर है आंसर क्या करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसको हटा दूँ ताकि आप अच्छे से रीड कर पाओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल क्या होता है। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, हमने आगे आगे देखा अभी, ठीक है। रैपिड रिस्पॉन्सेज होते हैं, फटाफट से रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, इसके लिए ब्रेन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट किसका होता है बेटा जी, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में रोल होगा भी, तो डिपेंड करता है कैसा सामने स्टिमुलस है, बट होगा भी तो बहुत कम, मिनिमल, ठीक है, या इनडायरेक्ट होता है। ब्रेन बिकम्स अवेयर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एक्चुअली ब्रेन को तो पता ही तब चलता है जब काम हो जाता है, ठीक है। आप लोग बाहर कांड करके आए हो, वो मम्मी को बाद में पता चलता है, पहले कांड हो चुका होता है, ठीक है। कांड मतलब कि बंक मार दिया, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, या किसी को ऐसे थप्पड़ वप्पड़ लगा के आ गए, लड़कों के बीच में तो झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है। तो फिर पता चलता है कि अच्छा ये आज तो इसको पीट के आया है मेरा लड़का, है ना। तो ब्रेन जो है वो अवेयर होता है रिफ्लेक्स एक्शन का जब ये हो जाता है उसके बाद, ठीक है। फिर सोचता है अच्छा ये काम सही हुआ, फिर उसको कॉन्शियस थॉट देता है, ठीक है। और अगर फिर उसमें वॉलंटरी एक्शन ज़रूरी है तो काम करेगा, ठीक है। जैसे एक लड़के ने दूसरे को पीट तो दिया गुस्से में, फिर लगा अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया, नहीं अब भागो यहाँ से। तो वॉलंटरी, अब जब सोचने में ज़्यादा पीट दिया, इसका मतलब ब्रेन का काम आ गया, फिर बोला भागो भाई यहाँ से, तो फिर वो बंदा भागा, मतलब कि वॉलंटरी एक्शंस आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, ठीक है। अगरबत्ती की स्मेल हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो अगरबत्ती आ गया, कल को कोई रोज़ सी खुशबू आ जाए, कुछ भी आ सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें ना जब सूंघने वाली बात होती है ना, सूंघने वाली, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। मतलब नाक के अंदर जो खुशबू को कैच करते हैं, खुशबू बदबू वॉटेवर, ठीक है, उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, हमारे नोज़ में होता है और वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट मैंने दिया हुआ स्मेल ऑफ अगरबत्ती, इसके लिए बिकॉज कुछ और भी दे सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन कलेक्ट करेगा बेटा, डेंड्राइट कलेक्ट करते हैं, बिकॉज डेंड्राइट्स आर द सेंसरी नर्व्स, ठीक है। वो जैसे मेरा हाथ है या मेरा नाक है, तो इसके अंदर ना आपको थोड़ा बहुत याद होगा ना, ये क्या होता है इसका, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डेंड्राइट होता है ना। तो ये जो डेंड्राइट होता है ना, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये मैसेज रिसीव करते हैं। तो नाक के अंदर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं डेंड्राइट, और ये स्मेल को कैच करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स जो है वो न्यूरॉन के अंदर जनरेट हो जाता है, और इन्हीं सिग्नल्स की वजह से ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है वो मैसेज पास होता है, और कहाँ पे पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुँचता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ये वाले मैसेज को किसको पहुंचाएगा, फोर ब्रेन, या सिंपल ब्रेन भी लिख दो भी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पहुंचाएगा ब्रेन की तरफ,
ब्रेन जो है वो उसको पूरा जांच पड़ताल करेगा कि ये क्या है, ठीक है, पूरे इन्फॉर्मेशन को वो एनालाइज करेगा, फिर उसको अब ये जो भी स्मेल होगी वो ऑलरेडी दिमाग में पहले भी आ चुकी होगी, ठीक है, तो जो पहले भी आ चुकी होगी तो डिटेक्ट करेगा ये तो पहले भी चीज़ आ चुकी है, अच्छा ये तो काम नाक का है, ठीक है, तो फिर वो हमारे नाक को परमिशन देगा कि सूंघो, तो हम लोग सूंघते हैं, ठीक है। तो लाइक मतलब हमें पता चलता है कि ये खुशबू है या बदबू है, और फिर उसके बाद हमारा रिएक्शन आता है, नाक बंद करना है कि गहरी सांस लेके उसको और अंदर मज़े लेने उस खुशबू के। सो वी नो द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुला एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क एंड हाउ डू मसल्स मूव। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स आर्क इसका मतलब ये है कि जो पूरा पाथ होता है ना, जैसे कि समझो कि ये सुई चुभी मेरे को, ठीक है, ये चुभी मैंने हाथ यूँ किया तो ये जो चुभा और ये पूरा जो मेरा हाथ रहेगा, ठीक है, वो जर्क करने वाला, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, मतलब कि द पाथ वे, ठीक है, वो पाथ जहाँ से मैसेज जो है वो सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। So the pathway taken by the nerve impulse in a reflex action is called the reflex arc, ठीक है। ये जल्दी लाइक रैपिड रिस्पॉन्स देता है, जैसे कि पुलिंग ऑफ हैंड ऑन अ हॉट ऑब्जेक्ट, टच किया अपना हाथ अपन ने ले लिया, अब ये ले तो लिया, अब इसमें सवाल जो दूसरा पूछा है वो ये पूछा है कि मसल्स मूव इन लाइक मसल कैसे मूव करते हैं इसके अंदर, तो भैया वो बोल रहा है कि मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, ये 9th में भी आया था, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यस, मसल्स के अंदर, ठीक है, प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो है वो क्या करता है हमारे मसल्स के शेप और जो सेल्स का अरेंजमेंट है उसको बदल देता है, बदल देता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ये है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना मेरा हाथ, तो बिल्कुल ऐसे दूर हो गया ऑटोमेटिकली इससे, ठीक है, क्योंकि मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ओके, एंड दिस फोर्स ऑफ मसल्स सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड कॉजिंग देयर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ, लाइक डेमोन्स्ट्रेट करो कि ये कैसे काम करता है। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, तो पानी के रिस्पॉन्ड में प्लांट कैसे काम करता है वो हमें देखना है। तो देखो हाइड्रोट्रोपिज्म दैट मीन्स कि जहाँ पर ग्रोथ और मूवमेंट होगा किसका, रूट्स का। अब आपको पता है प्लांट्स में रूट्स ही होते हैं जो पानी को कैच करते हैं, पानी की तरफ जाते हैं, ओके। तो अब एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम लोग ना 2 बीकर ले रहे हैं, बीकर 1 एंड 2। बीकर 1 के अंदर ना हम ना गीली मिट्टी डाल रहे हैं और उसके अंदर सीड्स डाल देते हैं जर्मिनेशन के लिए, और बीकर 2 में ना हमने सॉइल जो है वो ड्राई रखी है एंड मॉइस्ट सॉइल इन द अदर पार्ट, मतलब कि सॉइल को आधा आधा कर लिया है, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ मॉइस्ट कर दो यहाँ पर, या तो फिर क्या कर लो कि एक मिट्टी का मटका जो है ना वो डाल दो, वो पानी उसके अंदर डाल दो तो धीरे धीरे सॉइल सोख लेगा, ठीक है। ऑल्सो प्लेस ए स्मॉल बीकर ऑफ वाटर एडजेसेंट टू दिस, ठीक है। अब ये सॉइल मॉइस्चर, उसके बगल में हम लोगों ने यहाँ तक कि पानी का पॉट भी रख दिया। अब रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट ये है कि जो बीकर 1 है आप देख सकते हो कि जो हमारा प्लांट है वो बिल्कुल सीधा सीधा उगा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा उगा है, देखो आपके सामने ही है ना, रूट बिल्कुल सीधे जा रहे हैं क्योंकि उसको पानी मिल गया वहाँ पर, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। द प्लांट विल ग्रो नॉर्मली एंड द रूट्स विल बी स्ट्रेट। जबकि बीकर 2 में आप देख सकते हैं कि पानी का प्रेजेंस जो है वो इस प्लांट के वहाँ पे तो है नहीं, उसके नज़दीक में है, बगल वाले में है, तो आप देख रहे हो रूट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, रूट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म, ठीक है। दैट मीन्स कि प्लांट का मूवमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द स्टिमुलाई। सो दिस एक्सपेरिमेंट स्टेट द प्लांट मूव एंड ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द वाटर एंड दिस वे हाइड्रोट्रोपिज्म शो किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड, ये कलर गंदा है, आई मीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ओके, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड इन द केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही इंजर्ड हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब क्या होगा। देखो अभी आप खुद समझ सकते हो कि हमने 2 क्वेश्चन ना रिफ्लेक्स एक्शंस के किए, अब अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाएगा तो क्या हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस काम कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ नथिंग बट द बंडल ऑफ नर्व्स, ठीक है, सारे के सारे बॉडी के नर्व्स जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड में ही आके जुड़े होते हैं। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अब ये सिग्नल जो है तो क्या होगा, दिस डिस्टर्ब्स द सिग्नल दैट ट्रैवल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा,
जो ब्रेन से बॉडी की तरफ सिग्नल आना है या बॉडी से ब्रेन की तरफ जाना है, दोनों सिग्नल्स जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे वो स्मेल वाला था, अब मेरा स्पाइनल कॉर्ड अगर ठीक नहीं है ना तो मेरे को खुशबू पता नहीं चलेगी, मेरा ब्रेन डिटेक्ट नहीं, क्योंकि वो मैसेज गया ही नहीं उसके पास। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये खुशबू है बदबू, मतलब मेरा सेंसेस जो है वो काम नहीं करेंगे। आई बस समझे, अगर ब्रेन को कोई मैसेज मेरी बॉडी को देना है, समझो कि मैंने ऐसे हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगा दिया है, अब उसको हटाने का ब्रेन को मैसेज देना है, तो कैसे देगा, क्योंकि मेरा तो वो ब्रेन से लेकर जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज आना चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा है। आई बस समझ में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है तो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हॉर्मोन्स रिलेटेड विद द ग्रोथ इन ह्यूमन। ठीक है, पहले प्लांट वाला बताया था ना मैंने, अभी ह्यूमन के ग्रोथ में क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो एंड डेवलप करने में हेल्प करता है, ये तो है ही है। उसके अलावा थायरोक्सिन, जी हाँ, थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसके अंदर आयोडीन होता है। ठीक है, और ये आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द थायरोक्साइन हार्मोन सिंथेसाइज करने के लिए। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म सब होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करता है हमारे ग्रोथ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर निकालना है, फोकल लेंथ अपने को दिया हुआ है 2 मीटर। फोकल लेंथ पावर क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ मतलब 1/2, दैट मीन्स 0.5 डायोप्टर। ठीक है, कॉन्केव लेंस है मतलब प्लस। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस 32 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालना है। तो क्या होता है यहाँ पर, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, तो 32/2 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन एंड व्हाट इज़ इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है बेटा कि हाइड्रोजन को ऐड करना, किसमें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, याद करना, टू ऑब्टेन द सैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन। क्या बोल रहा है बेटा आपको, सिंपल शब्द में आपसे ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, और इसमें है ना आपने क्या ऐड कर रहे हो, H2 ऐड कर रहे हो, H2 ऐड कर रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा जी, सेचुरेटेड के अंदर। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ये होगा जब आपके पास निकल कैटलिस्ट होना चाहिए या पैलेडियम। अब देखो निकल ही याद कर लो, ईजी है। ठीक है, निकल बहुत ईजी है। तो ये चीज़ है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजिनेशन का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है भैया, तो जो वेजिटेबल घी को बनाने के लिए, ठीक है, जो ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल जो होता है ना बेटा वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो घी होता है ना सेचुरेटेड होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए कहते हैं कि घी खाओ, ऑयल कम खाओ, बिकॉज सेचुरेटेड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये होता है हमारे पास, घी जो होता है वो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए किसको, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, मतलब कि ऑयल को हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस निकल कैटलिस्ट। तो ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। चलिए पोल की बात कर लेते हैं। अब पोल क्या होता है, पोल सीधी सी बात है, एक जो मिरर है, मैं रैंडम फिगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये जो मिरर है ना, ये मिरर के सेंटर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस काटती है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, तो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर उसको हम पोल कहेंगे।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या क्या कहेंगे, ये स्पेरिकल मिरर का, ठीक है, जो मिडल का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ द स्फेयर, ये एक्चुअली एक स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। अब स्फेयर का पार्ट है तो कोई सेंटर तो होगा, ठीक है। अब मैं खाली इतना पार्ट लूँ मैं, तो सेंटर तो उसका वही होगा ना जो पूरे स्पेरिकल का होगा, तो उसी को ही हम लोग, ठीक है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली सेंटर से लेकर पोल तक का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच अ मिरर इज मेड, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पैसे भी लिख दो ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको रेडियस फिर भी चलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आपको पता है, इट इज़ एन इमेजनरी एक्सिस, ठीक है, जो हम लोग ये सोचते हैं कि पोल और सेंटर से पास होती है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है ये वो जगह होती है जहाँ पे पैरेलल लाइंस आके क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब मीट करती हैं। सो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहाँ पर जितनी भी इंसिडेंट लाइट हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो आके कॉन्वर्ज हो जाएंगी, कॉन्वर्ज मतलब कि आके मिल जाएंगी, ठीक है, ये आके ऐसे करके ठीक है मिल गई, तो जहाँ पे मिली वो क्या बन गया, अपना फोकस, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट विदाउट द रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ठीक है। लेंस का वो पार्ट बताओ जहाँ पे जो रे है ना वो डेविएट करती नहीं है। सिंपल, ऑप्टिकल सेंटर ना, ऑप्टिकल सेंटर में ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जो रे आती है तो वो डायरेक्टली जाती है, वो डेविएट करती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव रीजंस। सबसे पहला, अ वॉच रिपेयरर यूज़ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, वॉच रिपेयरर जो है ना, वॉच रिपेयरिंग करने वाला, वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, वो चीज़ों को मैग्नीफाइड करता है। और इसके लिए जो वॉच में छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना, ठीक है, वो मिनट हैंड, ठीक है, वो वाला आर हैंड, कितने छोटे होते हैं, तो उसको वो इजीली देख पाते हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा जो वॉच रिपेयरिंग, नहीं आप लोग नहीं देखा होगा, अभी तो क्या डिजिटल वॉच का ज़माना हो गया, वो जो एनालॉग वाली वॉच होती थी ना, ठीक है, टिक 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 वो जो घूमता था, तो उसको ठीक करवाओ ना, तो आप देखोगे वो जो अंकल जी है ना, वो एक ऐसे आई पीस होता था और उसको यूँ आँख में डाल के यूँ करके वो देखते थे, ठीक है, ताकि वो पोर्शन उसको लास्ट दिखे और वो जो भी उनको मैकेनिकली वर्क करना है वो कर सकते हैं उसके अंदर। ये हमने बहुत देखे हुए हैं। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पियर्स अ फिश स्विमिंग इन अ रिवर, ठीक है, एक रिवर में अगर फिश स्विम करती है तो उसको पियर्स मतलब कि उसको वो नहीं, आपने नहीं देखा यूँ क्या बोलते हैं फिशिंग करना, तो वो आगे यूँ क्या बोलते हुक लगा होता है और वो हुक फिश को अटके तो उसको पियर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो हो ये डिफ़िकल्ट होता है, क्यों? सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिगर दिया, ड्रॉ नहीं करना है, पर समझाने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो फिश है ना वो ऐसे ऊपर दिख रही है, रिफ्रैक्शन, लाइट जाएगी, ठीक है, लाइट बैंड होगी तो एक इमेज बनती है। सो द फिश अपीयर्स टू बी रेज्ड एंड सीम टू बी क्लोज टू सरफेस, ऐसा लगता है कि सरफेस के क्लोज है। देखो मैंने फिगर दिया, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, ऐसा लगता है कि सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए जो नेट हुक डालेंगे वो यहाँ डालेंगे, जबकि वो है कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए वो डालते तो हैं लोग, गोल गोल घुमाते भी, और मच्छी हाथ में नहीं आती है ना, इसकी वजह से। तो द शूटर एम्स द गन, या गन ले लो या पियर्सिंग ले लो, ठीक है, एट द अपेंड पोजीशन ऑफ द फिश इंस्टेड ऑफ द रियल पोजीशन, ठीक है। तो रियल की तरह हम नहीं देखते हैं क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता हमें, तो वो उसका जो ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर ही है, ठीक है, वो चीज़ रहती है। नेक्स्ट, अ बिग कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड इन अ सोलार फर्नेस एंड सोलार कुकर। सोलार फर्नेस और कुकर में हम लोग कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। क्यों? देखो इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है वो सन की लाइट्स कैसे आती है, पैरेलल आती है, ठीक है। तो वो पैरेलल लाइट्स को एक जगह पे क्या कर लेगा, मिलाता है, ठीक है, एक जगह पे क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा। सो इट कॉन्वर्ज द पैरेलल लाइन्स ऑफ द या पैरेलल सन रेज एट द सिंगल पॉइंट। इससे क्या होता है ना कि सारी की सारी हीट एनर्जी एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाती है, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस एज वेल एज द कुकर, जो एक कुकिंग के लिए आइडियल होता है, ठीक है। वैसे फर्नेस में तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाता है एक्चुअली में, पर उसके लिए तो बहुत बड़ा वाइड अपने को कॉन्केव मिरर यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट,
द रियर व्यू मिरर या बैक व्यू मिरर जो है व्हीकल का, उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? वो इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, सीधी ना, वर्चुअल तो बिहाइंड द मिरर है, सीधी और डिमिनिश्ड छोटी बनाता है। तो इसके लिए हमारे पीछे जितने व्हीकल्स हैं ना, बोले कितने भी जाइंट व्हीकल्स क्यों ना हो, ठीक है, मैं समझो चला रही हूँ अल्टो गाड़ी और मेरे पीछे जा रही है डिफेंडर, तो डिफेंडर इतनी बड़ी, ठीक है, पर फिर भी उसका इमेज कितना दिखेगा? छोटा सा दिखेगा। ठीक है, तो ये बिकॉज कि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग ना अच्छे से पूरा हमारे पीछे कितना ट्रैफिक है वो वाइडली देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये 2 मार्क में बहुत पूछते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसके अंदर ही ये वाला आंसर है, ये वाला सेकंड वाला आंसर है इसका। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर ही आपको ये चीज़ दे दी। इसके लिए वीडियो सुनते रहना, ऐसे नहीं पॉज करके बैठ के खाली लर्न करो। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो मैं लिखी हुई भी नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन, ठीक है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? टेंजेंट से। ओके, दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर आपको लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आती खाली इतना ही लिखोगे, इसके लिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, दैट मीन्स की सेकंड आंसर। ओके, तो वैसे इसको खाली लिख के आ जाना। तो क्यों नहीं करती है इंटरसेक्ट? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, आज कोई भी चीज़ इंटरसेक्ट कैसे करेगी, इसका मतलब ये है कि एक यहाँ से आ रही, एक यहाँ से आ रही और आपस में टकराई, है ना। तो इंटरसेक्शन तब होती है जब 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक ये डायरेक्शन एक वो डायरेक्शन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है वो 2 है ही नहीं। ठीक है, उसका एक ही डायरेक्शन है, मतलब या तो नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, तो 2 डायरेक्शन तो हुए ही नहीं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो 2 डायरेक्शन तो हुए ही नहीं। इसकी वजह से वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो आपको मैक्सिमम कहाँ पे दिखती है? पोल्स पे। मैं ये वाली लाइन को हटा दे रही हूँ, डिफ़िकल्ट भी है और इतना इसका कोई मतलब नहीं है। रुको, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम एट पोल्स। बस ठीक है, ये इजी है, वो थोड़ा टफ स्टेटमेंट था। पहली वाली लाइन का भी दे फॉर्म अ क्लोज्ड, मैं पहली वाली लाइन को भी चेंज कर रही हूँ। The direction of a magnetic field is from north to साउथ पोल। ये इजी हो गया, देखो, ठीक है, स्टेटमेंट्स इजी हो गए। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इज मैक्सिमम एट पोल्स हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर ऑलवेज क्लोज, ये आपस में क्लोज होती है और कंटिन्यूस होती है। ठीक है, इनका कोई बिगनिंग और एंडिंग नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर? एक तो सिंपल सी बात है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज़फुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे एक एनिमल अगर जिंदा है तो वो खाएगा, ये करेगा, तो सारे के सारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खा लेता है। तो जब वो मर जाता है तो उसको डीके करने के दौरान वही सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल कर लिया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो क्या होती है? मेंटेन होती है और एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब देखो, आपको ये सेक्शन डी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 मार्क में 4 आपको बताने होंगे, या तो फिर इनमें से कोई भी 1-2 मार्क में पूछ लिया, ठीक है, या 3 मार्क में 2 पूछ लिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी डिवाइड हो सकता है। सो अब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स। देखो, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना,
तो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक पीएच का लेवल होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे हमारा ब्लड है तो उसका पीएच का लेवल कितना होगा, 7 से लेकर 7.8 तक रहता है। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो पानी होता है, ठीक है, उसका पीएच लेवल 7 से 7.3 तक ही रहता है, ठीक है। तो वो होता है, तो जब एसिड रेन मिल जाती है पानी के अंदर समुद्र के, तो वाटर बॉडीज के लिए खतरा हो जाता है क्योंकि उसका पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते तो हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, वो तो पता ही है, ठीक है। तो वो जो HCl होता है वो हमारे पेट के अंदर पीएच को कितना कन्वर्ट कर लेता है, 1 to 3, मतलब 1 और 3 के बीच में कन्वर्ट कर लेता है। ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि HCl है तो पेप्सिन एक्टिवेट होगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट पे जो पीएच होता है वो 1 to 3 के बीच में होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल के अंदर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखो, सॉइल का काम होता है क्रॉप्स को ग्रो करना, तो उसमें क्या होता है, अब पीएच जो है ना वो क्रॉप के लिए 6.5 से 7.3 तक की ही अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर एक पीएच ऑफ अ सॉइल इज़ लेस देन 6.5, मतलब एसिडिटी है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइम ऐड करते हैं। ये ध्यान देना, क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, ठीक है, लाइम ऐड करते हैं उसके अंदर। और अगर पीएच 7.3 से ज़्यादा है तो क्या ऐड करेंगे, जिप्सम ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे बेटा, जिप्सम, ठीक है, ताकि उसकी बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज किया जाए। चलिए नेक्स्ट, स्टॉपिंग टूथ डिके, ठीक है, दांत में दर्द होता है ना, वो भी इसके लिए होता है। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और अपन गुल्ला वुल्ला करके नहीं सोते हैं, ऐसे सो गए, तो क्या होता है ना कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, हमारे दांतों में आते हैं और उसका वो पीएच लेवल 5.5 तक गिरा देते हैं हमारे माउथ का, ठीक है। अब जब गिरा देते हैं तो उसके लिए फिर क्या होता है कि दूसरे बैक्टीरिया जब ऐसे आएंगे तो वो खाएंगे हमारे दांतों को, तो हमारे जो टीथ इनेमल है, ठीक है, वो धीरे 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 खाना शुरू करेंगे। सो इसके लिए, ठीक है, क्या हो जाता है कि हम लोगों को टूथब्रश और टूथपेस्ट रिकमेंड किया जाता है। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट या टूथ पाउडर। तो वो एसिड वाला है, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए, तो हमारा जो टूथपेस्ट वगैरह होता है वो बेस होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है रेमेडीज़ फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑन ऑफ हनी बाइट। अब अपने को मधुमक्खी काट के जाती है ना तो बहुत जलता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना मिलिटेंट करके एक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में चला जाता है। अब उसको, उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमें बेस सब्सटेंस ऐड करना होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। वो हाथ में लिया और उसको लगा दिया, तो पॉइजन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, write the preparation of washing soda and give its chemical equation and write its uses, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि वॉशिंग सोडा को जब हम प्रिपेयर करते हैं बाय सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट बाय एडिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को हमने 10 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, Na2CO3.10H2O। ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछते हैं कि वॉशिंग सोडा का नेचर क्या होता है, तो भैया कैसा नेचर होगा, बेसिक सॉल्ट, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, वॉशिंग सोडा का नेचर क्या होगा, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। यूजेस क्या है, अब वॉशिंग, वर्ड ही वॉशिंग है, मतलब कि क्लोथ्स के लिए तो काम आने वाला है, धोने के लिए, तो क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, डिटर्जेंट बना सकते हैं हम लोग इसको। पानी में डाल के पानी का जो हार्डनेस है, हार्ड वाटर होता है ना, उसका हार्डनेस निकाल सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं। और ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म्ड, इक्वेशन बताना है और यूजेस बताने हैं। देखो अब ना मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ओके, write the reaction and uses of compound, okay, which is used, okay, which is stored in moisture proof कंटेनर। ऐसा आ गया तो फिर क्या करोगे,
बात समझ में मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला, ठीक है, कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ओके, राइट द प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड विच इज़ स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो आपको पता होना चाहिए कि बात हो रही है किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। खाली आपको ऐसा क्वेश्चन डिट्टो दिखे कंपलसरी नहीं होता है, नसीब अच्छा है तो दिख भी जाएगा अगर पेपर इजी बनाना हो तो। अगर पेपर में थोड़ा ट्विस्ट करना हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो आपको उसी चीज़ को ऐसे मॉडिफाई करके देंगे। तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ लिख नहीं सकते हैं हम लोग। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपको पता है स्कल्पटिंग मटेरियल में काफ़ी यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला जो है वो है CaSO4.12H2O, ठीक है, 12 नहीं है, हाफ है, हाफ, ठीक है। तो क्या है इसका? CaSO4.12H2O, हेमीहाइड्रेट, ओके। ये केमिकल फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप ना 1.5 मॉलिक्यूल के पानी के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उसके 2 मॉलिक्यूल पानी के बन जाएंगे, और जैसे ही 2 मॉलिक्यूल पानी के बन गए तो वो बन गया क्या? जिप्सम, हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। यही रीज़न होता है, वो उसको हम लोग मॉइस्चर प्रूफ के कंटेनर में स्टोर करते हैं। अब देखो मैंने नीचे ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई? आ गया आंसर, ठीक है, बिकॉज इट टर्न्स इनटू द हार्ड सब्सटेंस नोन एज जिप्सम बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर। पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बोलना मत अरे मैम ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या समझ ही नहीं आया, ये नहीं आया, दे दिया मैंने आपको, मैंने सब चीज़ें उठा उठा के दे दी हुई हैं, ठीक है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस, सबसे पहले तो जो भी वॉल्स और गैप्स वगैरह होती है उसको फिल करने के लिए काम आता है। फिर आता है स्टैचूज़ वगैरह बनाने के लिए, आर्टिफिशियल डेकोरेटिव, अपने घर पे वो होते हैं ना डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, ठीक है, शो पीस वगैरह। उसके अलावा बोन्स के लिए भी काम आता है, ठीक है, फ्रैक्चरिंग बोन को ठिकाने पे लाने के लिए। और पहले के टाइम में तो ब्लैक बोर्ड भी होता था, अभी तो खैर है नहीं, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड के दौरान जो चौक यूज़ करते थे, ग्रीन बोर्ड में भी चौक यूज़ करते हैं, वो भी इससे ही बनता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही। डन 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 डन, क्लियर होते जा रहा है अच्छे से ना? चलो कमेंट करके बताते जाना कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है समझने में, ठीक है। जो भी फीडबैक है ज़रूर 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 दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज्ड बाय योर मदर इन द किचन, ठीक है, टू मेक द टेस्टी टेस्टी पकोरास या केक में, ठीक है। तो वो केमिकल फॉर्मूला क्या है वो बताओ और उसके बारे में इक्वेशन दो। देखो क्वेश्चन आया ऐसा घुमा के आया ना, तो ध्यान देना, ठीक है, सब चीज़ों पे फोकस करो। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं आपसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन बता दो, उसकी यूजेस बता दो, बट नहीं, वो मम्मी का उन्होंने एग्जांपल दिया है ना, ऐसा आता है। तो चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NHCO3, वो हम लोग यूज़ करते हैं पकौड़ा बनाने के लिए। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है ड्यूरिंग द कुकिंग, तो एक केमिकल रिएक्शन में जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 के अंदर। तो देखो NHCO3, ठीक है, वो Na2CO3 H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक, यार CO2 निकला तो एक्सोथर्मिक हो गया ना, सीधी सी बात है ना। अब बीइंग एन एक्सोथर्मिक, ठीक है, वो हीट रिलीज करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो जो डव है, ठीक है, केक है या पकौड़ा है, उसमें से वो निकलना शुरू करेगी गैस। जब वो निकलना शुरू करेगी तो वो बैटर्स पे, ठीक है, तो उसको क्या कर लेगी, उसके अंदर होल्स प्रोवाइड, मतलब होल्स आ जाएंगे। वो होल्स की वजह से वो क्या हो जाता है? फ्लफ़ी हो जाता है ब्रेड वगैरह, ठीक है, ब्रेड हो गया, केक हो गया, वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यूज़ देख लेते हैं इसका। एक तो एंटासिड में काम आता है, बाकी तो एक तो उन्होंने बोला मम्मी किचन में यूज़ करती हैं, ठीक है, वो आ गया। तीसरा आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, ठीक है। एंटासिड इसका मतलब कि एसिडिटी को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, राइट द रोल ऑफ सलाइवा एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस, ऐसे भी दे सकते हैं। या तो फिर हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। मैंने डायग्राम नहीं दिया बिकॉज आपकी बुक में दिया ही हुआ है, तो मैं क्या ही अभी इसमें करूँ। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं मैं रोल ऑफ सलाइवा का।
अब सलाइवा जो है वो क्या करता है, वो हम जो खाना खाते हैं ना, चपाटी वगैरह को डाली तो उसको बेसिकली सॉफ्ट करता है, वाटरी एलिमेंट जो हमारे मुंह में निकलता है उसके साथ मिक्स करके, ठीक है। तो फूड मिक्सेस विद सलाइवा एंड फॉर्म्स अ सॉफ्ट मास ऑफ फूड। ये सलाइवा के अंदर एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज। ये जो होता है वो खाने के दौरान, खाने में जो स्टार्च अवेलेबल होता है उसको वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर बेटा, शुगर के अंदर। तो चावल हो गए, ठीक है, वीट हो गया, आई मीन वो आ गया, ठीक है, आलू हो गए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है ना, भर भर के, वो कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे मुंह में ही तोड़ना शुरू कर लेते हैं। और कौन करेगा, वो सलाइवरी एमिलेज करेंगे, उसको तोड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है डाइजेशन स्टमक। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रोल ऑफ HCl, और इसमें क्वेश्चन है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन, तो उसमें HCl तो आ ही जाएगा, है ना, HCl तो स्टमक में ही होता है, तो इसके लिए वो आंसर आपको इसी में आ गया। सो जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो 3 होते हैं। एक आता है HCl सबसे पहला काम HCl करता है कि हमारा जो खाना मुंह से पेट की तरफ आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है एसिडिक के अंदर। वो हमने pH वैल्यू देखी थी ना, बस वही चीज़ है, एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। क्यों, ताकि पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाए और जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करे, और साथ ही साथ जो अगर बैक्टीरियाज हमारे खाने में आते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर, तो वो उनको मार देगा, ठीक है। फिर पेप्सिन, वो तो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। और एक और होता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस इज़ अ स्टिकी लेयर जो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में होता है, और वो हमें HCl से बचाता है, क्योंकि स्टमक है तो वॉल्स ऑफ मसल्स ना, तो HCl तो उसको जला सकता है, तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह पेट में काम करता है, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसा होता है। तो देखो, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड देन एंटर्स, अब पेट में डाइजेशन हो गया, बट ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, 3 घंटे ही डाइजेशन रहता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर से, ठीक है, लीवर में से कुछ सिक्रीशंस लेगा और पेंक्रियास में से लेगा डाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। लीवर क्या सीक्रेट करता है बेटा, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो खाने को क्या कर लेता है, अल्कलिन बना लेता है, ठीक है, और जिसकी वजह से फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। जो पेंक्रियास होता है उसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस आते हैं, ठीक है, और उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, ठीक है। एमिलेज करेगा स्टार्च को, प्रोटीन को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और लिपेज किसको करेगा, फैट्स को करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये इतना। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ जूसेस निकालता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, पर इन्होंने वो डिटेल में एंजाइम्स नहीं दिए, जो डाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब ये खाना जो है वो ब्लड में जाएगा थ्रू द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं विली, ठीक है। और वहाँ पे वो खाने को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सीधा किसके पास जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, और वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगा थ्रू एनस, ठीक है। जो हम सुबह को फ्रेश होते हैं वो निकल गया खाना। डन, क्लियर। 2-3 बार सुनना, पॉइंट्स ईजिली तुम्हें लर्न हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे दूँ, मे बी आपको हेल्प हो जाए उससे। ओके, अब देखो, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस जा रहे हैं, एक जा रहा है लीवर से, एक जा रहा है पेंक्रियास से, और एक इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब देखो, लीवर से जो जा रहा है वो है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस के अंदर बाइल जूस जो है वो फैटी एसिड्स को, मतलब कि ब्रेक डाउन करेगा फैट को, ठीक है, यहाँ तो लिपिड्स। इसके बाद एंजाइम कौन सा होता है, लिपेज, ठीक है।
पेंक्रियाज के पास 3 एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में, एमिलेज डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को। अब आपको ऐसा होगा कि मैम आपने तो कहा था कि माउथ में ही हो जाता है, फिर पेट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों है? माउथ में तो हो जाता है, बट स्टिल कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे आजकल का हमारा टाइम, हम कैसे फटाफट खाना खा लेते हैं, ठीक है, जल्दी से हमने चीज़ें चबा दी, तो अंदर मतलब हम लोग अभी कम्प्लीटली च्यू नहीं करते हैं, तो इसके लिए ऐसे पेंक्रियास जो है वो एमिलीज को सीक्रेट करता है, ताकि जो क्या बोलते हैं अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट कर पाए। और लिपेज जो होगा वो किस पे करेगा? फैट्स पे करेगा। ठीक है, ये तो इंटेस्टाइनल जूस निकालता है, अब वो तो उन्होंने वैसे भी डिटेल बताया नहीं है, तो बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? बस ये 3 चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अमीबा डाइजेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। यहाँ तो वैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम ऑफ हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। यहाँ तो ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, और उसका डाइजेशन बताओ। ठीक है, किसी तरीके से पूछ सकते हैं इसको। देखो अमीबा जो है ना बेटा जी, ठीक है, अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा खाना जो है वो इकट्ठे मुंह में डाल देता है, अपनी अपनी तरह ना एंगल्फ कर लेता है। अब इसमें 5 प्रोसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ठीक है, बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन इन मतलब अंदर की तरफ इनटेक करना। तो अमीबा जो है ना वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाता है, इसको हम कहते हैं सुडोपोडिया। ठीक है, सुडो मतलब फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फीट बना लेता है ऐसे, और जिसमें वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, और उसके बाद उसको इनटेक कर लेता है। ठीक है, आप फिगर देख सकते हैं, मैंने आपको फिगर दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से इसने फॉल्स, देखो ये जैसे आया तो इसने ये सुडोपोडिया बना दिया। ठीक है, और उसने क्या कर लिया? ऐसे ट्रैप कर लिया खाने को। ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, सीधी सी बात है। तो डाइजेस्ट करेगा जिसके अंदर फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल मतलब कि छोटा सा उसका एक बॉक्स पाउच जैसा पेट में बनता है। ठीक है, जहाँ पे वो खाने को डाइजेस्ट करेगा, और कुछ एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर अब डाइजेशन तो हो गया, फिर क्या हो गया? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एब्जॉर्प्शन। फिर आएगा एसिमिलेशन, वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल यूज़ करेगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको हम बोलते हैं फॉर द पर्पसेस, भाई ग्रो करना है, डेवलप करना है, खुद को रिपेयर करना है। और उसके बाद जो बचा हुआ खाना है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन के बाद बाहर निकाल देगा बाय रप्चरिंग द सेल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को यूँ तोड़ दिया उसने, और पूरा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, draw a neat labeled diagram of a nephron and define excretion. ठीक है, ओके, डिफाइन एक्सक्रीशन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए, अब एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव करना। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर यूरिया इज़ द मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बनता है, तो यूरिया मेन होता है जो यूरिक एसिड बनाता है। अब ये होता कैसा है? तो इसमें 3 स्टेप्स में ये यूरिन बनता है। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो भी वाटर, मिनरल्स, आयंस, सॉल्यूट्स जो भी हैं वो ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, और बोमेंस कैप्सूल में वो स्क्वीज़ हो जाते हैं और एक फ़िल्टर बना लेते हैं। देखो ये रहा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस छन्नी की तरह होता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ब्लड आया, और ब्लड आके इसने पूरा क्या बोलते हैं स्क्वीज आउट कर लिया। अब जो भी गंदगी है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगी और बाकी का ब्लड की तरफ बाहर निकल जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देखो आया है वर्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होता है ना
कि कई बार ऐसा होगा कि स्क्वीज आउट करने के दौरान कुछ ऐसे यूजफुल मटेरियल होंगे वो भी गंदगी के साथ बह गए होंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल डिस्टिलेशन है ना ये, ठीक है, ये जिसको हम पीसीडी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वुलेटेड इसका मतलब उलझा हुआ, प्रॉक्सिमल मतलब कि स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो ये ट्यूब्यूल के साथ क्या होता है, ये पूरा ब्लड जुड़ा होता है। ठीक है, और ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं ना, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, वो उस दौरान, ठीक है, जितना भी फ्रूटफुल चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो वहीं से ही क्या कर लेंगे, फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। सो द नेसेसरी सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये सब फिल्ट्रेट में अगर हैं तो वो रीएब्जॉर्ब की जाती है बाय द ट्यूब्यूल। ठीक है, द लूप ऑफ हेनली रेगुलेट्स द वाटर एब्जॉर्प्शन। ये जो है ना, ये लूप ऑफ हेनली, ठीक है, ये पानी को फिर से रीअब्जॉर्ब करवा लेता है अगर पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है तो। फिर आता है लास्ट, दैट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बाहर निकालेगा उसको, तो यूरिया और जो एक्सेसिव वाटर है वो ट्यूबुल्स में से बाहर निकल जाते हैं, और उसको हम लोग जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये कंडक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ये चला जाता है और ये फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, draw the schematic sectional view of human heart, also describe the circulation of the blood or flow, या तो फिर explain heart और pumping system। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। देखो हमारा जो हार्ट है उसमें लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीज़ों से बना होता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, आर्टरीज वेन से ही आता जाता रहता है, और उसको हम, और वो लाइक हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन का काम होता है जो पंप करता है ब्लड को। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर ये है, वो है डबल सर्कुलेशन वाला। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स को के अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, वाई इज इट नेसेसरी। ठीक है, तो उसका आंसर है यहाँ पर, तो ह्यूमंस हैव अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन कॉल द डबल सर्कुलेशन, जहाँ पे हार्ट जो है वो ब्लड को 2 बार रिसीव करता है फॉर द कंप्लीट सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है। इसके लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना ज़रूरी है। ठीक है, और दैट्स वाई हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक इम्प्योर ब्लड आता है, फिर वो प्योर होकर फिर से ब्लड आता है और फिर बॉडी में वो एनर्जी डिराइव करता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, देखो मैं ये रीड नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको पूरा फ्लोचार्ट समझा रही हूँ, आपको पूरा ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे जो आपको बहुत ईजी रहेगा। ये फिगर तो आपको पता ही है। ठीक है, अब जैसे कि फिगर में देखो आप, ये सुपीरियर वीना कावा और ये इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है, ये ब्लड लेके आ रहे हैं, ये ब्लड का देखो ये एरो देखो कहाँ जा रहा है, ये दोनों का एरो कहाँ जा रहा है, राइट आर्ट्रियम में, है ना। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सुपीरियर वीना कावा, प्लस इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है, ये कौन सा ब्लड लेके आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये कहाँ पे देंगे, ये राइट आर्ट्रियम में देंगे। ठीक है, अब राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या बोलते हैं अपन, एक दरवाज़ा होता है। ठीक है, उस दरवाजे को अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। ये लंग्स को ब्लड कौन देगा, उसको देगा पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देना, हमारी बॉडी में एक पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है ना, बाकी सारे आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। समझ में आई बात, बोलो यस मैम। ओके, फिर ये लंग्स से ब्लड प्योर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ठीक है, ये ब्लड किसको पहुंचाया जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम को थ्रू पल्मोनरी वेन। अब पूरे दुनिया में या पूरे अपनी बॉडी में एक यही वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करता है, बाकी सारे वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, वहाँ से ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे भी एक दरवाज़ा होता है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वेव। ठीक है, और यहाँ से वो लार्जेस्ट आर्टरी में जाता है जिसको हम बोलते हैं आयोटा, और यहाँ से वो जाएगा टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, डन। बस ये फ्लो चार्ट है, ये जो मैंने बताया वो इसमें स्टेटमेंट के थ्रू लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं एक मिनट में इसको पॉज तो करूँ, आप देखो तो सही अच्छे से। ठीक है, चलो, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट टूट जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स यीस्ट और बैक्टीरिया। येलो और ब्लू मिला दिया तो ग्रीन कलर बन गया, नहीं, एडिशन ऑफ कलर्स। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ये गंदा कलर, इसको हटा दूँ मैं, बार बार ले लेगी फिर दिखता ही नहीं है कुछ। राइट द नेम एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजाइम्स एंड देयर वर्क। ठीक है, ये तो अभी डिस्कस भी कर लिया बाय द वे। माउथ में है सलेवरी एमिलेज, ठीक है, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है मेल्टोस के अंदर। मेल्टोस नहीं लेना, शुगर लिख दो। ठीक है, सिंपल लिख दो शुगर। पेप्सिन स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, एक्चुअली तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, लीवर तो अलग ही है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डालता है बाइल जूस, और वो ब्रेक डाउन करेगा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। पेंक्रियास के अंदर 3 आ जाएंगे, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, तो एमिलेज में स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, ट्रिप्सिन के अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिपेज में जो लिपिड्स है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। इसको लिख सकते हो कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ओके, हमने खैर देख भी लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के दौरान, तो क्लियर तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव एन इक्वेशन एंड राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन। देखो, खाना बनाने की जो प्रक्रिया ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 चीज़ें हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये रिएक्शन तो दिया हुआ है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो 6 CO2 है और 12 H2O रिएक्ट करेंगे, मतलब CO2 और वाटर रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या मिलेगा, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है और पानी बनता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द क्लोरोफिल। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी, सनलाइट आया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया किसने, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। उसके बाद वो सनलाइट को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो क्या होगा, वो जो पानी रूट्स के थ्रू आता है ना, उसको वो तोड़ेगा। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी उस पानी को तोड़ेगी। जब पानी को तोड़ेगी किस पे तोड़ देगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और तीसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया गया ना, ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लीव्स लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच पे डिफरेंस बता दो। ठीक है, अब न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे फूड को इनटेक किया जाता है और उसको एनर्जी, लाइक कमिंग टू द एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको पता है ऑटो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना बनाते हैं, ऑटो का मतलब सेल्फ। ठीक है, तो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, एंड हेटेरोट्रॉफिक के अंदर क्या होगा, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स और द अदर एनिमल्स। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर खाना खाने के लिए, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब हेटेरो के 3 और हैं, एक आता है सेप्रोफाइटिक, एक आता है पैरासिटिक और एक आता है होलोजोइक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाना, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स उनका खाना होते हैं, तो उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासिटिक के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं वो जिंदा बॉडी पे बैठ के खाना खाते हैं। पहले वाले में किस पे था, मरे हुए पे, अब किस पे खा रहे हैं, जिंदा बॉडी पे। ठीक है, तो जैसे कि टैप वर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगस वगैरह जिंदा बॉडी पे खाना खाते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है टेक्स इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और द होल प्लांट। ठीक है, पूरा का पूरा यूँ कंज्यूम कर लेना एज अ सोर्स ऑफ फूड, जैसे हम हैं। ठीक है, पूरा यूँ खाना खा लेते हैं। ओके, अब डिफरेंस भी है, वो आप ऊपर किया तो आपको क्लियर तो हो गया होगा, एक बार फिर बता देती हूँ मैं। यहाँ पे फूड बनाने के लिए CO2 और वाटर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे फूड ऑर्गेनिज्म से मिल जाता है। यहाँ पे अपने को क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे प्लांट्स शो करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, हेटेरोट्रॉपिक शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। देखो बेटा जी, ग्लूकोज जो है ना वो 3 तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन है बेटा जी, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये 6 कार्बन जो है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पायरोवेट, मतलब कि 3 कार्बन के अंदर। ठीक है, अभी 3 कार्बन के पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। जैसे कि अगर ऑक्सीजन बहुत कम है, एब्सेंस है कम क्या है ही नहीं, एब्सेंस है, तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी लिबरेट करेगा। यहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है, लेस एनर्जी, कितनी होती है, 2 ATP बस। ह्यूमन बींग्स के मसल सेल्स में ये अगर प्रोसीजर होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो होता है बट कम अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे ATP कितनी होती है, 2 ATP एनर्जी बनती है। ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं ना कि क्रैम्प्स पड़ गए, तो एक्सरसाइज कर ली, भाग लिया, तो सडनली घुटनों मतलब क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है इसकी वजह से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी मैं आएगा, करवाऊँगी मैं। और फिर आता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस अगर है माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या देगा, CO2, वाटर, और यहाँ पे आता है 38 ATP। ठीक है, इस तरीके से ग्लूकोज में डिवाइड हो जाता है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और यही चार्ट बना के आने का, कुछ और आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देखो आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होते हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होते हैं। ये ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और ये ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आते हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कोई वेल्स नहीं होते हैं और इसमें वेल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं फ्लो बैक ऑफ द ब्लड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या है भैया जी, तो ये गंदा कलर है। लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक, कलरलेस होता है जिसके अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं जो टिश्यू में से आए होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है उन बॉडी के पार्ट्स को जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जैसे कार्टिलेज। ठीक है, इसमें ब्लड नहीं होता ना, तो वहाँ पे लिम्फ होता है। ठीक है, WBCs इन द लिम्फ डिफेंड द बॉडीज फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम भी लिम्फ की वजह से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Give reason the length of small intestine of herbivorous is relatively much longer than the carnivorous. ठीक है, herbivorous animals के स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होती है कार्निवरस से। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। हर्बिवरस एनिमल्स क्या खाते हैं? घास फूस। अब वो घास के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा था ना, हम मुंह में भी कर रहे हैं, फिर पेट में भी कर रहे हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, उस पर सेल्यूलोज होता है, वो लंबा टाइम लगता है। तो इसके लिए जो हार्बिवरस एनिमल्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं, ठीक है, और उसके लिए उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है टू कंप्लीट डाइजेशन। जबकि कार्निवरस एनिमल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेल्यूलोज, बिकॉज, ठीक है, कैन नॉट डाइजेस्ट इसका नहीं है, सिंपल एक्चुअली इसमें तो ऐसा लिखना चाहिए। रुको, इसमें मैं तो चेंज कर लेती हूँ। ओके, कार्निवरस एनिमल्स, ओके, ईट्स फ्लैश which contains proteins which is easily digestible nutrient। ठीक है, हैंस दे हैव द शॉर्टर इंटेस्टाइन। अब बात बन गई ना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ब्रीदिंग का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग के दो फेज होते हैं, एक आता है इनहेलेशन और एक आता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस ली, ठीक है, क्या होगा, हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएंगे, डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट होती है वो बाहर की तरफ एक्सपांड हो जाती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है ना, जिसके अंदर जो हमने अभी एयर लिया तो वो ऑक्सीजन रिच एयर होता है जो लंग्स में चला जाता है और एल्वियोली को फिल कर लेता है, ठीक है। अब ब्लड आएगा और ब्लड ये ऑक्सीजन को लेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे बॉडी के सेल्स में, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट ध्यान दे देना, एयर इनहेल हुआ, रिबकेज एक्सपांड, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो फ्लैटन हो जाते हैं, दे बिकम फ्लैटन। एक्सेलेशन में क्या होगा, अब जो CO2 है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ट्रांसपोर्टेड इज डिजॉल्व इन डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड, ठीक है, तो पूरी बॉडी जो है वो बाहर निकालेगी उसको। तो जब अब क्या होता है ना कि जैसे ब्लड आया तो एल्वियोली से उसने ऑक्सीजन ले लिया और CO2 वापस कर दिया, तो एल्वियोली के अंदर क्या आ गया, CO2 आ गया। तो अब जब CO2 को बाहर निकालना है तो हमारी चेस्ट क्या हो जाती है, कंप्रेस, जैसे नीचे हो गई, ठीक है, चेस्ट कंप्रेस हो जाती है, रिब्स जो है वो डाउन हो जाता है, डायफ्राम जो है वो डोम शेप में आ जाता है। देखो बेटा जी, डोम शेप में आ गया, ठीक है, ऊपर और नीचे आ गया। देखो ये देखो ऐसे फ्लैट की तरफ होता है, ऐसे फ्लैट, और ये देखो यूँ पूरा यूँ ऐसे डोम शेप का होता है, ठीक है, और चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपीरेशन या तो फिर एक्सेलेशन। ओके, नेक्स्ट, draw the neat diagram of the neuron and explain its parts, also explain the nerve impulses travel in the body। देखो अब जो न्यूरॉन होता है बेटा जी, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सन होता है और एक्सन टर्मिनल होता है, फिगर आपके सामने ही है, ठीक है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन और एक्सन टर्मिनल, ठीक है, ये मेन चीज़ें होती हैं। अब डेंड्राइट क्या होता है, हमने आगे वो देखा भी था ना रिफ्लेक्स एक्शन वाले में, ठीक है, तो डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्राइट जो होता है वो क्या बोलते हैं, इम्पल्सिस को रिसीव करता है, मैसेज को, ठीक है, ओफो सॉरी, ठीक है, वो रिसीव द इम्पल्स, मतलब मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम द स्टिमुलस और वो सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो आप देख लो अभी, जैसे ये डेंड्राइट है तो यहाँ से सेल बॉडी के अंदर मैसेज गया, ठीक है। उसके बाद सेल बॉडी जो है वो पोर्शन होता है सेल का जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, दिख रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस के थ्रू ये जो एक्सन आया, ये लंबी ऐसे कर्व पोर्शन, ठीक है, एक्सन जो है वो मैसेज को रिसीव करता है डेंड्राइट में से और उसको आगे नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ पहुँचाने का काम करता है थ्रू द एक्सॉन
टर्मिनल मतलब कि नर्व एंडिंग, ठीक है। अभी जो एक्सॉन टर्मिनल होता है इट इज़ द एंड ऑफ द एक्सन जो ट्रांसमिट या सेंड करता है सिग्नल टू द अदर नर्व सेल थ्रू द साइनेप्सिस। अब दो न्यूरॉन्स है तो उनके बीच में साइनेप्स एक गैप होता है, ठीक है। जो साइनेप्स होता है ना, अभी आपसे पूछ सकते हैं एक मार्क के अंदर व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइनेप्स, ठीक है, तो ध्यान देना। तो साइनेप्स इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ एन एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अपनी फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब ना इसी के साथ ही क्या हो जाएगा, इसी के साथ ही मेरा दूसरा न्यूरॉन जो है वो अटैच हो जाएगा डेंड्राइट के साथ, ठीक है। अब ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। अभी दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, आई वो समझ में, ठीक है, ऐसे। तो व्हेन द इम्पल्स रीचेज द नर्व एंडिंग, जब ये इम्पल्स नर्व एंडिंग पे पहुँच जाते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो केमिकल जो होता है वो साइनेप्स की मदद से, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच हार्मोन प्रिपेयर्स द ह्यूमन बॉडी फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। डू और डाई, फाइट और फ्लाइट, सुना होगा आप लोगों ने ये, डू और डाई सिचुएशन या तो फिर फाइट और फ्लाइट, ठीक है। लड़ो या मरो, या तो भागो या लड़ो, ठीक है। अब ये एक्चुअली कौन होता है, यस एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन जो है वो हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड्स से रिलीज़ होता है। इसका मेजर वही कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, भाई तुम बता दो कि तुम लड़ना है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये मतलब ये जब रिलीज़ होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। हमारे हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ हुई मतलब कि हमारी सांस लेने की रेट भी तेज़ हो जाएगी। हमारे जो रिब्स के मसल्स होते हैं और डायफ्राम जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारी आंखें यूँ वाइड हो जाती है, ठीक है। एंड आइज गेट ओपनली वाइडली ओपनड, ठीक है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स अपने बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन disorders caused by the hormonal imbalance in human beings। अब hormones are secreted in the inappropriate quantities। अगर hormones सही क्वांटिटी में नहीं रिलीज होते हैं या कम हो गए या बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो एक आता है जायंटनेस, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ तो वो बंदा है वो एक्सट्रीमली टॉल, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉफिज्म, बोना बोलते हैं ना, 2.5-3 फुट का, ठीक है, वो। ग्वेटर में अगर डेफिशिएंसी की कमी है हमारे डाइट के अंदर, नमक में, क्या आपके नमक में नहीं, क्या आपके नमक में आयोडीन है, ठीक है। तो अगर आयोडीन की कमी है तो हमारा जो गला है ना वो फूलना शुरू करेगा, उसको हम बोलते हैं ग्वेटर, ठीक है। एंड डायबिटीज़ में अगर हमारी पेंक्रियास ध्यान देना, ठीक है, अगर हमारा पेंक्रियास इंसुलिन सही अमाउंट में नहीं रिलीज़ कर पाता है तो हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएंगे और डायबिटीज़ कॉज होगी, ठीक है। इफ़ इंसुलिन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय पेंक्रियास इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है, स्पेलिंग गलत है क्या, इन अप्रोप्रिएट अमाउंट देन द शुगर लेवल राइजेस इन द ब्लड और डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 2 के 65 क्वेश्चंस, आई मीन पहले 30 जितने दिए थे, अब ये 35 और जितने, इसको आप लर्न कीजिए अच्छे से। एंड फिर बाकी का मैं वीडियो कल अपलोड करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। एंड बस डिफ़िकल्ट वाला लास्ट एग्ज़ाम है, थोड़ा सा पेशेंस रख दीजिए, फिर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। बट अच्छे से अभी इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए एंड कल मिलते हैं वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। एनी फीडबैक, एनी सजेशन, डू कमेंट मी। बाय बाय, टेक केयर।